स्टेम, इनके फंक्शंस, जैसा हम लोग पहले देखे थे, एक फंक्शन देखे वो था स्टोरेज ऑफ फूड। सेकेंड फंक्शन है सपोर्ट। ठीक है, ये स्पेशल फंक्शंस थे। उसके बाद एक है स्टोरेज, एक है सपोर्ट। उसके बाद इसमें आता है प्रोटेक्शन। पहले इनको लिस्ट आउट कर लें। उसके बाद आता है एडेप्टेड या एडेप्टेशन टू सरवाइव इन एरिड कंडीशन। AERID होना चाहिए। फिर आता है फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें तो हम लोग देख चुके थे स्टोरेज ऑफ फूड में। एग्जाम्पल हम लोग लिए थे जैसे पोटैटो। ठीक है, तो पोटैटो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस ट्यूबर, और इसी में इसका फूड स्टोर रहता है। फिर हम लोग लिए थे जिंजर, टर्मेरिक। ये जो बनाते हैं स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं राइजोम, और राइजोम में इसका फूड स्टोर रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जांपल हम लोग अगर लें ऑनियन, गार्लिक, ये प्रोड्यूस करते हैं बल्ब। देखते हैं ना, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इन्हें बल्ब कहते हैं। और इसमें रहता है इसका स्टोर्ड फूड, कंटेन्स स्टोर्ड फूड। फिर एक और एग्जांपल देखे थे, जमीन कंद, कोलोकेसिया, ये प्रोड्यूस करते हैं कॉर्न, और इसमें रहता है इनका स्टोर्ड फूड। ठीक है, ये एडेड इंफॉर्मेशन है, नहीं नोट कर लीजिए। फॉर सपोर्ट प्रोड्यूसेस टेंड्रिल। ठीक है, ये टेंड्रिल प्रोड्यूस करते हैं। ये कैसे होते हैं? आर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। और इनकी खासियत क्या होती है? व्हेन दे फाइंड एनी सपोर्टिंग pillar like structure, they surround them and help the plant shoot to lengthen by holding that support. यानी अगर उस सपोर्ट को हटा दिया जाए, गिर जाएंगे ये जमीन पे, क्योंकि इनमें, इनके स्टेम में, इनके
शूट में इतना स्ट्रेंथ नहीं होता कि उतने बड़े लंबे चौड़े फैले हुए अपने स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर पाए, इसीलिए वो एक सपोर्ट चाहता है और फॉर दैट ये स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स प्रोड्यूस करता है। ये टेंड्रिल उस सॉलिड सपोर्ट को चारों तरफ से घेर लेता है, इससे क्या होता है वो उसको पकड़ सकता है, जकड़ लेता है एंड देन इट राइजेस इट्स हाइट, ठीक है, और ब्रांचिंग, रिपीटेड ब्रांचिंग एक्सेट्रा होती रहती है। और इनके एग्जांपल्स में हम लोग रखे थे टेंड्रिल का, जैसे कुकुम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन, और बुक एक और एग्जांपल दिया है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन, ग्रेप्स, या उसमें उस तरह का जो स्ट्रक्चर मिलेगा। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए प्रोड्यूस करते हैं थॉर्न, और ये क्या होते हैं? शार्प, स्मॉल, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, वुडी इन नेचर, यानी मजबूत होते हैं, कड़े होते हैं, छोटे नुकीले स्ट्रक्चर्स, इन्हें थॉर्न कहते हैं। एग्जाम्पल इन साइट्रस फ्रूट्स, प्लांट्स। बोगेनविलिया, ये फ्लावरिंग प्लांट है ना। तो एग्जांपल्स हैं प्रोटेक्शन के। अब है एडेप्टेशन इन द एरिड कंडीशन। पहले देखें एरिड कंडीशन किसको कहेंगे। एनुअल रेनफॉल वेरी लेस, मॉइस्चर इन सॉइल वेरी लेस। इसलिए क्या होगा, सॉइल बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर रिच नहीं होगा और बहुत ज्यादा वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करता। तो वहां पे एक्चुअली क्या होगा, जब एयर ड्राई है, ह्यूमिडिटी कम है, तो कहीं पे भी ह्यूमिडिटी मिलेगा, कहीं भी वाटर मिलेगा तो क्या करेगा, लेके उड़ जाएगा, है ना। तो वहां पे अगर प्लांट्स नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करते हैं जैसे वैसे अगर पाए जाएंगे तो जल्दी ही सूख के खत्म हो जाएगा। तो ऐसे प्लांट्स वहां ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एरिड कंडीशन में अगर ग्रो करना है तो प्लांट के अंदर ऐसा एडेप्टेशन होना चाहिए जिससे कि वो उस ड्राई कंडीशन को सस्टेन कर पाए। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इनके स्टेम्स जो वहां ग्रो करते हैं वो अपने आप को फैला लेते हैं, अलग अलग शेप ले आते हैं और वो ग्रीन होते हैं, यानी उसका जो स्टेम है वही फोटोसिंथेसिस टेकअप कर लेता है। और ऐसे मॉडिफाइड स्टेम को जो एरिड कंडीशन में प्रोटेक्शन के लिए बने,
है ना, अपने आप को फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किए, उन्हें फाइलोक्लेट कहते हैं. Here the plants growing modify their stem into a flat structure called phylloclade. इनके एग्जाम्पल में ओपनशिया, phylloclade is flat, green. Euphorbia, phylloclade is long, slender, green. यहां तक नोट कीजिए. ये स्पेशल फंक्शंस यानी मॉडिफिकेशंस में हम लोग चल रहे हैं स्टेम के. अभी किसमें और बच गया है, वो है इसका वेजिटेटिव प्रोपागेशन. देखिए पहले वेजिटेटिव प्रोपागेशन है क्या, ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी. ये एक काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. क्यों इसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा गया है, लॉजिक क्या है, तो कहता है क्या, द वेजिटेटिव पार्ट when takes up to produce new plants, then it is vegetative propagation. यानी जब प्लांट्स नए प्लांट्स बनाने लगे अपने वेजिटेटिव ऑर्गन से विदाउट यूजिंग देयर फ्लावर्स. फ्लावर क्या है, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट. नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट वेजिटेटिव पार्ट है, तो रूट स्टेम लीफ. अगर रूट और स्टेम और लीफ ऐसा काम करने लगे कि नए प्लांट पनपने लग गए, तब ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहलाएगा. ये 10th में हम लोग देख चुके हैं. तो स्टेम इसमें कैसे अपनी भूमिका निभाता है, हाउ इट डज इट, ये हम लोग इसमें देखेंगे. और ये इसके मोरलेस 4-5 तरीके के हैं. पहला टाइप ऑफ एडेप्टेशन है रनर फॉर्मेशन. पहला टाइप है रनर फॉर्मेशन. दूसरा टाइप है स्टोलोन फॉर्मेशन.
ध्यान दीजिए, एक भी हम एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, सब आपके एनसीईआरटी में बोला है। हाँ, कहीं पे टर्म यूज किया है, कहीं पे नहीं किया है, तो उन बातों को हम लोग क्लैरिफाई कर रहे हैं। इसलिए वाले फिर से कि बुक पढ़ने के साथ साथ कॉपी को एक बार देखिएगा, जो बात उसमें हिडन है वह एक्सप्लेन हो गया है। रनर, स्टोलन, देन ऑफसेट फॉर्मेशन, देन सकर्स फॉर्मेशन, इसके लगा है सकर फॉर्मेशन। ये सभी इसके वेजिटेटिव प्रोपागेशन के टूल्स हैं, मेथड्स हैं, है ना। और ये मॉडिफाइड स्टेम है दरअसल, जो कि इस तरह का, है ना, फंक्शन परफॉर्म करता है। अब वन बाय वन देखिए। रनर, दौड़ने वाला। हम लोग जो चेन रखते हैं उसमें भी क्या कहते हैं, जो ऊपर की ओर जाता है नीचे की ओर आता है, जिप, उसी को रनर भी कहते हैं। देखिएगा, जब रिपेयर करने के लिए जाइएगा, अगर चेन खराब हो गया तो बोलेगा अच्छा इसका रनर बदल दीजिए। तो रनर मतलब क्या हुआ, जो आगे पीछे दौड़ रहा है। तो ये भी आगे बढ़ता होगा, इसीलिए इसको रनर कहा। तो ये होते क्या है, व्हेन ए ब्रांच ऑफ मेन स्टेम, मेन स्टेम से ब्रांच फूटेगा, है ना, निकलेगा। व्हेन ए ब्रांच ऑफ ए मेन स्टेम close to the ground proceed and at certain interval क्लोज टू द, क्या, ऑन द ग्राउंड कह दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये तो मेन स्टेम का ब्रांच है जो क्लोज टू द ग्राउंड है, ठीक। प्रोसीड ऑन द ग्राउंड, यहां ठीक रहेगा, ऑन द ग्राउंड, जमीन के सहारे ही आगे बढ़ता है, ऑन द ग्राउंड एंड एट सर्टेन इंटरवल प्रोड्यूसेस रूट एंड शूट, उसे रनर कहते हैं, कॉल्ड रनर। यानी ये मेन स्टेम का एक ब्रांच है जो कि रनर की तरह काम कर रहा है और नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक दिस। जैसे मान लीजिए दिस इज द ग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्रास, एग्जाम्पल भी है ग्रास इसका। ये इसका मेन स्टेम, यहां से एक ब्रांच निकला, ग्राउंड के सहारे सारे हॉरिजॉन्टली चल रहा है, सॉरी, नीचे के तरफ इसने रूट्स प्रोड्यूस किए, ठीक उसके ऑपोजिट एंड में यानी ऊपर के तरफ इसने स्टेम प्रोड्यूस कर दिए, एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट, ग्राउंड। दिस इज रनर, रूट्स, यहीं पे कहीं मेन स्टेम है जो अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा, एंड दिस इज व्हाट, ब्रांच ऑफ द मेन स्टेम। दिस इज रनर, ठीक है। फिगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रनर। अब अगला चीज क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ग्रास, देखी के पता चल रहा है ग्रास ही होगा, ग्रास
स्ट्रॉबेरी, peppermint, etc. तो पहला था रनर, यहां तक कीजिए। अब यहां देखिए, रनर हो गया। नेक्स्ट है स्टोलोन। इसके बारे में बोलते हैं मेन स्टेम gives out a branch near the ground it moves horizontally and then arcs down, नीचे की ओर घूमता है, touches soil and at the point of touch it gives out root and shoot. Again moves horizontally and arcs down, doing the same. This is stolon. यानी मान लेते हैं ऐसे है, यहां से ब्रांच निकला, हॉरिजॉन्टल गया, ग्राउंड टच किया, फिर आगे बढ़ा, फिर हॉरिजॉन्टल जाके आर्क डाउन हुआ, ग्राउंड टच किया, ये ग्राउंड है। टचिंग पॉइंट ऑफ ग्राउंड से रूट प्रोड्यूस करेगा, शूट प्रोड्यूस करेगा, रूट प्रोड्यूस करेगा, शूट प्रोड्यूस करेगा। दिस इज स्टोलोन। स्टोलोन point of touch with the soil. Example, mint, chrysanthemum, etc. पिछले में देखे होंगे पीपरमिंट, इसमें मिंट,
दरअसल पिपरमिंट और मिंट ये मेंथा फैमिली के मेंबर्स हैं। यहाँ नोट्स में आप लिख लेंगे पिपरमिंट एंड मिंट plants are members of mentha family। अब मेंथा फैमिली किसको कहते हैं पता है? ये वो फैमिली के प्लांट्स है जो कि मेंथॉल प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें मेंथॉल होता है। हाँ, दे हैव मेंथॉल इन देयर बॉडी। तो पोलो खाते हैं, मुंह में ठंडा लगता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मेंथॉल। बहुत सारे और भी आइसक्रीम वगैरह होता है, खाने के बाद मुंह में ठंडक स्वाद आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मिंट। हाँ, उसमें भी मेंथॉल उसमें रहता है। तो मिंट और पिपरमिंट में यही अंतर है, मिंट कंपैरेटिवली कम परसेंटेज ऑफ मेंथॉल के साथ होता है और पिपरमिंट में बहुत हाई परसेंटेज ऑफ मेंथॉल रहता है, इसलिए ये बहुत पंजेंट होता है, बहुत तीखा होता है, ये मॉडरेट होता है। तो एडिबल मटेरियल्स में हम लोग मिंट यूज कर सकते हैं और पिपरमिंट हम लोग उस तरह के च्यूएबल आइटम्स में यूज करते हैं, जैसे च्युइंगम वगैरह हो गया। अचानक से माउथ में एकदम कहते हैं ना एक मतलब अलग सा फ्रेशनर लगता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मेंथॉल। किसमें? हाँ, उसमें भी डालता है, मिंट डालता है पान में। और बहुत सारे क्रीम्स में भी मेंथॉल रहता है, जैसे शेविंग क्रीम में भी मेंथॉल देता है। यहां तक नोट कीजिए। अब इसके बाद अगला देखें, ऑफसेट। पहला चीज, ये पाए जाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में, ऑकर इन द एक्वेटिक प्लांट्स। अगर एग्जाम्पल देना चाहें, एग्जाम्पल इकॉर्निया, पिस्टिया एटसेट्रा। इकॉर्निया का दूसरा नाम है, ये आप लोग जानते हैं, वाटर हायसिंथ। और वाटर हायसिंथ फेमस है टेरर ऑफ बंगाल के नाम से। रीजन क्या है? जो महारानी एलिजाबेथ ने अपने यहाँ से, इंग्लैंड से, क्योंकि इनका फूल बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए वो चाहती थी कि उनके गार्डन में रहे। तो गार्डन में छोटा सा पॉन्ड शायद था, उसमें इसका एक डंटी डाल दिया गया। उसके बाद वहीं से शुरुआत हुआ। ये इंडियन नहीं है, ये हमारे रीजन में नहीं होता था। धीरे 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 ये फैलते 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 पूरे भारत में फैल गया। इंडिया का, पहले तो इंडिया अनडिवाइडेड बहुत बड़ा था, है ना, तो वहां तक ये फैल गया। और जितने भी पॉन्ड्स है, बंगाल और नॉर्थ बिहार इज नोन फॉर देयर पॉन्ड्स। ठीक है, जितने भी पॉन्ड्स थे, सारे पॉन्ड्स इसके वजह से सूख गए। दिल्ली में जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्रोबेबली करीब करीब 33 या 34 तालाब था, जहां तक याद पड़ता है, कहीं पढ़े। अभी कहीं देखिएगा, कहीं पे भी वैसा कोई पॉन्ड नहीं है। लोग मतलब आर्टिफिशियली पॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। नेचुरल एक्वीफर्स जिन्हें कहते हैं, सॉइल का वाटर रिचार्जिंग, उन्हीं के वजह से होता है ना, तो वो सूख गए बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। और इकोनिया को
या वाटर हाइसिंथ को क्यों हम लोग कहते हैं कि पानी को सड़ाने में सबसे ज्यादा रोल ये प्ले करता है, ये सरफेस पे रहता है, ठीक है। और अगर जलकुंभी अच्छे से देखे होंगे तो कितने मोटे इसके लीव्स होते हैं, है ना, और इसका स्टेम भी काफी थिक होता है। तो नेचुरली जब ये और बहुत तेजी से फैलता है, और दूसरी चीज है बहुत घना होता है, वेरी डेंस, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, अगर पॉइंट के सरफेस पे ये फैल गया, रिवर के शैलो रिवर जो है उसके सरफेस पे फैल गया, तो फैलने की वजह से क्या होगा, सनलाइट नीचे एंटर नहीं करेगा, तो जो एक्वेटिक प्लांट जो सबमर्ज रहते हैं उनको पनपने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, सॉइल वाटर में जो ऑक्सीजन डिस्चार्ज होता था, ये जो एक्वेटिक प्लांट्स देते थे वो नहीं दे पाएंगे, और ऊपर से सरफेस कवर हो गया तो एयर का एंट्री भी वाटर में बंद हो गया। इस वजह से क्या होगा, अगर ये पॉन्ड है, इसका आगे का रास्ता, पीछे का रास्ता, दाएं बाएं रास्ता तो बंद है, नीचे तो सरफेस है, जमीन है, तो वो एक्वेटिक एनिमल्स जाएंगे कहां, कहीं नहीं जा पाएंगे, और ऑक्सीजन की कमी से अंत में क्या होगा, मर जाएंगे। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो नीचे मर के गिरेंगे, है ना, कहां जाएंगे, बॉटम में, वो सड़ेंगे बैक्टीरियल एंड फंगल डिग्रेडेशन से, तो फिर वो स्मेल करेगा, स्टिंग करेगा। उसके बाद बहुत समय के बाद वो क्या होंगे, सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गया। और इकॉर्निया का भी तो एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद ये मरेगा, और ये तो आप देख ही रहे हैं काफी थिक एंड वुडी होते हैं, एक तरह से वुडी नहीं कहने का मतलब काफी थिक और डेंस होते हैं। तो इसका प्लांट बॉडी जब नीचे की ओर जाएगा, मरने के बाद तो सड़ेगा ही ना, तो नीचे की ओर ही जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, धीरे 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 क्या होगा, पॉन्ड का बॉटम ऊपर की ओर आने लगेगा, एंड इन 10 ईयर्स ये पॉन्ड पूरा सूख के मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे जितने भी नेचुरल एक्विफर्स थे, जो वाटर रिचार्जिंग पॉइंट्स थे, जो वाटर के सोर्सेस थे, वो समाप्त होने लगे। तो हम लोग को किस पे डिपेंड करना पड़ा, अंडरग्राउंड वाटर। आज देखिए जहां पे भी बिल्डिंग बन रहा है, पानी का सोर्स कैसे लेता है, तो रैना नदी से पानी लेकर आता है, अंडरग्राउंड ड्रेन करता है। हमको अभी भी याद है मुंगेर में, वहां कस्टर्नी घाट प्रोबेबली है, वहां पे बहुत बड़ा एक वाटर डिपार्टमेंट का एक बोट लगा हुआ था, वहां से वो वाटर खींच के हर जगह सप्लाई करता था। यही मेथड अभी भी कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता में अभी भी फॉलो किया जाता है, वहां गंगा वाटर सप्लाई में आता है। तो इससे क्या होता है, धोने वोने का काम जो है, जो क्लीनिंग एंड वॉशिंग वाला है, बेदिंग है, वो आप कर सकते हैं। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा नहीं है ना, इसको कई राउंड फिल्टर करके साफ करके फिर आप कंज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज ये कंज्यूमेबल नहीं है। लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ आवर वर्क वो क्या होता है, क्लीनिंग एंड वॉशिंग, तो वो उससे निपट जाता है। तो इस तरह का सिस्टम हमारे पास था। आज क्या है, हम लोग गैंजेस वाटर पे डिपेंड कर ही नहीं सकते, पानी ही कम हो गया। और चार्ज कैसे होगा हमारा अंडरग्राउंड वाटर, धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिल्टेशन हो रहा है उस कारण से। और क्या है, रेनफॉल कम होता है, जिस वजह से समय के साथ हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है। तो ये सॉइल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सैंडी सॉइल हो जाएगा, है ना, मिनरलाइज्ड हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर घटेगा तो क्या होगा, नीचे का रॉक निकल आएगा ना, सैंड एंड रॉक निकल आएंगे। इस तरीके से वेजिटेशन खत्म हो रहा है, और उन सब का श्रेय इन्हीं को जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये यूनिफाइड था, उसके बाद अंग्रेजों ने इसे डिवाइड किया, बिहार, बंगाल और उड़ीसा करके। तो पहले तो यूनिफाइड था। नाउ तो वो है इकॉर्निया और पिस्टिया, ये भी एक एक्वेटिक प्लांट है। इनमें होता क्या है, देयर स्टेम produces a branch that has very short internode and many nodes in close vicinity। आसपास में बहुत सारे नोड्स होते हैं, और इंटरनोड, दो नोड के बीच की दूरी छोटी होती है, ठीक है।
these nodes produce roots and rosette of leaves. Rosette of leaves मतलब many leaves coming out at the common site with quick succession. यानी घने पत्ते होंगे, एक जगह पे बहुत सारा पत्ता निकल आएगा. दैट इज रेफर टू एज रोसेटी ऑफ लीव्स. तो ये नोड्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? रूट्स भी प्रोड्यूस करेंगे और लीव्स भी प्रोड्यूस करेंगे. दिस इज ऑफसेट. तो देखिए ये सभी वेजिटेटिव प्रोपागेशन के टाइप्स कैसे कहला रहे हैं? कहां पे बोलिए? एंड रोसेटी ऑफ लीव्स. ये छूट गया. ऑफ लीव्स. Many leaves coming out at a common site with quick succession. एक ही जगह से बहुत सारे पत्ती निकल के आ रहे हैं, तो घना पत्तीदार अपीयरेंस देता है. जलकुंभी देखे ना कैसा रहता है, एक ही जगह बहुत सारा पत्ता निकला हुआ. दैट इज एक्चुअली हाँ. और वो और कैसे फैलता है? थोड़ा सा छोटा सा इंटरनोड होता है, फिर नोड आ गया, फिर पत्ता निकलेगा. इतना ज्यादा उसका आप स्टेम वो जो इसका ऑफसेट है आपको दिखेगा ही नहीं. अगर वो निकालने जाइएगा पता चला कि पूरा पॉन्ड का आप खींच रहे हैं तो आप ही को खींच लेगा, इतना बड़ा हो जाता है, इतना भारी हो जाएगा. तो बाढ़ वगैरह आता है जब बीच में टूटता है तब वो बहता हुआ निकलता है, तब दिखेगा. बाढ़ के समय में फ्लडेड वाटर में बहुत मिलेगा आपको, दिखेगा बड़ा बड़ा चंक टूट टूट के निकलता है उसका. और इसी ऑफसेट के कारण ये बहुत तेजी से बढ़ सकता है. चलिए यहां तक नोट कीजिए. तो इसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्यों कहेंगे, बता सकते हैं? अरे भाई नया प्लांट बन रहा है ना, और रिपीटेडली बन रहा है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है क्या? उसके वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन. सो इट इज गिविंग दैट वन. अब है सकर्स. इसके बारे में पता नहीं आप लोग कितना अवेयर हैं. सकर होता है क्या? इट इज ए ब्रांच ऑफ स्टेम coming out horizontally below the ground. देखिए स्टोलन था और रनर थे, ये
ग्राउंड सरफेस के आसपास की बात थी. दिस इज ओरिजिनेटिंग बिलो द ग्राउंड. ठीक है, बिलो द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है. देन आर्क्स अप डायगोनली, ऐसे आर्क्स अप डायगोनली at points at the point of arc out to the surface, जहां पे इसने सरफेस में, या ऐसे कहिए at the point of emerging out at the surface, ज्यादा बेटर होगा, produces रूट तो नहीं प्रोड्यूस करेगा, produces branch that gives rise to shoot. यानी एक जगह पे क्लस्टर ऑफ स्टेम है, स्टेम क्लस्टर, इस स्टेम क्लस्टर से शूट निकला है, ये बिलो द ग्राउंड है. इस स्टेम क्लस्टर से अंडरग्राउंड एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच चला, अंडरग्राउंड एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच चला, बेंड आउट किया, आर्क आउट किया डायगोनली, शूट प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ चला, फिर बाहर की तरफ आया, शूट प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ चला. यह है अंडरग्राउंड कंडीशन. इधर भी वही काम करेगा, बाहर आया, शूट प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ गया. सो दिस इज सकर. यहां ये रूट प्रोड्यूस करने का लोड नहीं लेता. क्यों? क्योंकि खुद ही जमीन के अंदर है, चारों तरफ से कॉम्पैक्टली सपोर्टेड है. तो ये ऊपर के प्रोड्यूस हो रहे स्टेम का या जो शूट का पोर्शन है उसका लोड संभालने के लिए सफिशिएंट है. और समय के साथ ये मोटा होता चला जाता है, इसमें थिकनेस बढ़ता चला जाता है. इसलिए इट इज सफिशिएंट टू होल्ड दैट अपवर्ड राइजिंग स्टेम. ठीक है, अब एग्जाम्पल देखेंगे तो खुश हो जाएंगे. बनाना, देखिए ना, खुश हो गए. बनाना, फिर क्राइसेंथेमम एटसेट्रा. प्लांट है, फ्लावरिंग, इसमें बनाना ही रखिए. आगे देखते हैं इसका. और ये जो आप क्लस्टर देख रहे हैं ना, स्टेम क्लस्टर बनाना का, ये राइजोम है. ये फूड स्टोर करता है और फ्यूचर प्लांट के लिए मटेरियल भी प्रोड्यूस कर रहा है. तो इसमें राइजोम और सकर दोनों पाए जाते हैं.
दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ बनाना. अपलोड कीजिए. एंड द स्टेम. नाउ वी कम अप टू द लीफ. One of the most important vegetative part या vegetative organ of the plant is the leaf. और इसकी खासियत क्यों है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ द प्लांट. जैसे रूट है, वो एंकरेज नहीं देगा तो मतलब प्लांट कैसे ग्रो करेगा, है ना कहीं उसे चाहिए. तो उसका भी एक ऑल्टरनेटिव दिख रहा है. तो अगर सॉइल में नहीं तो वाटर में भी ग्रो कर सकता है. ठीक है. और आप अगर देखेंगे थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा में तो रूट भी नहीं होता, स्टेम भी नहीं होता, लीफ भी नहीं है, थैलस लाइक बॉडी है. लेकिन लीफ का काम करने के लिए उसके पूरे सरफेस पे ग्रीन पिगमेंट फैले हुए हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर. यानी उसके बिना तो उसका गुजारा संभव नहीं है. अदरवाइज अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो जिंदा कैसे रहेगा? That is the reason why we can call that the leaf is one of the most important parts of the plant body. Leaf, one of the most important part of the vegetative structure of a plant. पहला इंफॉर्मेशन. दूसरा, कहाँ ओरिजिनेट करता है? ओरिजिनेट्स एट द नोड. गिवन राइज by the embryonic meristem. और इसको बहुत अच्छे से आप फील कर सकते हैं जब आप देखेंगे जब ग्राम का सीड, चना का सीड आप पानी में सोक करते हैं, है ना, उसके बाद उसका जब मुलायम हो जाता है उसका आउटर सरफेस, जो कहते हैं सीड कोट, जब सॉफ्ट हो गया तो उसको अगर हम पोटली बनाकर बांध के रख दें, उसको गीला रखें, तो देखिएगा धीरे धीरे उसमें से अंकुरन होता है ना, स्प्राउटिंग होता है, व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर निकल के आता है. दैट कम्स फर्स्ट बिकॉज इट इज द शूट पार्ट. ठीक है. उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ेगा तो देखिएगा उसका सीड कोट पूरी तरह से फट जाता है, अलग हो जाता है, और उसमें से ग्रीन स्ट्रक्चर निकल के आता है. दैट इज एम्ब्रायोनिक लीफ, है ना, एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम से बनने वाला लीफ है. तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका जो ओरिजिन है ये बनता कहां से है? एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम से बनता है. जैसे एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम से स्टेम बने, एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम से रूट बने, एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम से ये भी बना. देन पार्ट्स ऑफ ए लीफ. अच्छा, इससे पहले कि पार्ट्स ऑफ लीफ कहें, पहले देख लें पोजीशन, तब उसी में हम लोग पार्ट्स भी डिस्कस कर लेंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज स्टेम. यहां पे नोड है, यहां से लीफ निकलेगा, जिस पॉइंट से लीफ निकलेगा वहां पे एक बड दिखाई पड़ेगा, इसको हम लोग कहेंगे एक्सिलरी बड, या इसी को हम लोग बोले थे लैटरल
बड, मेरिस्टेमेटिक होगा, दिस इज लीफ। अब फर्दर देखें, ये स्टेम है, ये पोर्शन नोड है, ये है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एक्सिल ऑफ लीफ विद द स्टेम, और इसका नाम है लीफ बेस। नंबर 1, लीफ बेस के पास थोड़ा सा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। अभी बनाएगा नहीं, पहले समझिए। एन एक्सपेंडेड लीफ लाइक, स्मॉल ऑफ कोर्स, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं स्टिप्यूल। इसके बाद ये आप देख रहे हैं जो स्टिप्यूल से आगे बढ़ा, और ये लैमिना ऑफ लीफ है। जो लैमिना ऑफ लीफ को लीफ बेस से जोड़ रहा है, इसे कहते हैं पेटियोल। ज्वाइनिंग लैमिना with the लीफ बेस। अब लीफ बेस में ऐसे लंबी धारियां और इधर उधर ब्रांचेस देख रहे हैं, ये है वेन और ये है ब्रांच ऑफ वेन। जो सेंट्रल वेन होता है, ये सेंट्रल है, सेंट्रल वेन, इसे कहते हैं मिड रिब। ठीक है, इसे कहते हैं मिड रिब। तो हर एक को ज्यादा एक्सप्लेन करने से ज्यादा बेहतर हम डायग्राम से अगर इसको एक्सप्लेन करें तो हमें याद भी रहेगा, समझ में भी आ जाएगा। नाउ यू कैन पुट इट डाउन। ये इंटरफेरेंस था, यहां से हटा दिए। ओके, तो आप नोट कर सकते हैं, यहां तक लिखिए।